आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक शर्मा, दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस लॉकडाउन के वेबिनार सीरीज में। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतनी देर पेशेंस बनाए रखा। हालांकि थोड़ी-सी इंटरनेट के इश्यू आ जाते हैं और थोड़ी-सी सेटिंग की प्रॉब्लम थी, वो अब ठीक हो गई है। डॉक्टर एनसी चटर्जी सर हमारे साथ हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि जब हमारे ऐसे गुरु जिनकी किताब पढ़ कर के हम लोग पास हुए हों, उनके कोई डायरेक्ट स्टूडेंट हमें पढ़ाएं, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए इससे बड़ी कोई बात होगी। डॉक्टर एनसी चटर्जी सर प्रोफेसर हैं श्री गंगानगर में और इन्होंने 1970 में डीएमएस किए थे कोलकाता से। शायद मैं तो उस समय पैदा भी नहीं हुआ था। और सर उस समय से होम्योपैथी कर रहे हैं और सर डायरेक्ट स्टूडेंट रहे हैं डॉक्टर बीके सरकार के, जिनकी बुक्स पढ़ करके हम लोग पास हुए हैं। डॉक्टर एनसी चटर्जी सर के आगे आप लोगों ने आज इमेज में देखी होगी एक इमेज, और उनके नाम के आगे प्रोफेसर एमेरिटिकस देखा होगा। तो इसका मीनिंग ये है कि ऐसे प्रोफेसर्स जो रिटायर होने के बाद भी प्रोफेसर्स रहते हैं। हालांकि मैं तो ये मानता हूँ कि सर कभी रिटायर नहीं होंगे और न ऐसे टीचर्स को कभी रिटायर होने की परमिशन दे सकते हैं हम लोग। होम्योपैथी जगत में बीके सरकार सर ऐसी कोई स्टूडेंट नहीं होगा, ऐसा कोई होम्योपैथ नहीं होगा जिसने बीके सरकार सर के ऑर्गन को ना पढ़ा हो। और आज हमारे साथ डॉक्टर एनसी चटर्जी सर हैं जो बीके सरकार सर के डायरेक्ट स्टूडेंट रहे हैं। तो सर दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आपका बहुत बहुत स्वागत करती है तहे दिल से, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है कि आपने सिर्फ मेरे एक छोटे से इन्विटेशन पे भी आपने मेरा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया और आपने हमें पढ़ाने की इच्छा जागृत करी। दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के बारे में सर मैं बता दूं जो लोग नए हैं कि दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन 1932 में डॉक्टर युद्धवीर सिंह सर ने बनाई थी। डॉक्टर युद्धवीर सिंह सर दिल्ली के पहले हेल्थ मिनिस्टर थे। उन्होंने नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और दिल्ली में बहुत सारी होम्योपैथिक डिस्पेंसरी को जन्म दिया। और सर आप तो जरूर शायद उनको अच्छी तरह से जानते भी होंगे, हो सकता है मिले भी हों। और मैं इतना आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आप हमारे साथ हैं और आपसे पढ़ने का थोड़ा सा मौका मिलेगा, क्योंकि जो होम्योपैथी की शुरुआत है वो कलकत्ता से है और कलकत्ता को हम कभी भूल नहीं सकते। और उसमें भी बीके सरकार सर जैसे टीचर्स के आप डायरेक्ट स्टूडेंट रहे हैं, इससे बड़ी और कोई बात हो नहीं सकती। हमारे साथ आज सर दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के जो पैटर्न है डॉक्टर वीपी सिंह सर वो साथ में हैं, डॉक्टर युधिष्ठर सिंह प्रेसिडेंट सर वो साथ में हैं, डॉक्टर श्वेता सिंह वाइस प्रेसिडेंट, डॉक्टर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अवनीत, ट्रेजरार डॉक्टर गरिमा, और पूरी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की टीम और पूरी इंडिया से, पूरी दुनिया से आपको सुनने के लिए लोग बहुत बेताब हैं सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर एक बार फिर से। और मैं चाहता हूं कि अब आप हमें थोड़ा ज्ञान का दीप जलाएं हमारे अंदर भी। जी साहब, सबको धन्यवाद कि इतना टाइम तो ऐसे ही जाया हो गया नेट के कारण। और मैं कोई परिणाम पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ अभी। आई एम नॉट इवन टीचर नाउ, आई एम स्टिल ए स्टूडेंट। मैं स्टूडेंट ही हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा सम प्रॉब्लम्स विद द मदर। जब एक फीमेल माँ बनते हैं तो उसके बाद उनके साथ उनकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसको तो कॉमन टर्म्स में कहते हैं पोस्टपार्टम साइकोसिस। तो हमने उसके एक नाम दिए हैं, दैट इज मैटरनल ब्लू। तो मैं उसके बारे में बताऊंगा, माय ओन एक्सपीरियंस, मेरे कॉलेज के 2-3 केसेस, ये सारा कुछ आई विल टेल यू। तो मैं फिर विथ योर परमिशन मैं शुरू करता हूँ। सर प्लीज। This series is titled as From Blue to Bloom. Blue means bloom. So from blue to bloom, bloom means to open up. ये ब्लू के बारे में हमें पहले बताया गया था। सबसे पहले बताए थे हमारे इंडिया के मने हुए कवि कालिदास इन 1st century AD। उन्होंने रघुवंशम में लिखा था, दुरादश चक्र निभस्य तन्नी तमाल ताली वनराज्य नीला आभाति बेला लवनम बुरशिरधर निबद्धेव कलंक रेखा। At horizon, the sea, the sky, the trees all appear blue, all look blue। ये जो आसमान के कलर, स्काई कलर ब्लू,
सी के कलर ब्लू, इसके बारे में हम पहले मेंशन हमें होता है कालिदास के रघुवंशम में। C.V. Raman in 1928 he describes the eternal uniqueness on 28 February 1928 and was awarded Nobel Prize in Physics for Raman effect in 1930। ये जो ब्लू ऑल ओवर, ये ब्लू के कुछ सिग्निफिकेंस है, इसलिए हमने नाम इसको दिए है। ब्लू की सिग्निफिकेंस देखते हैं। इट इज द थर्ड प्राइमरी कलर, रेड येलो एंड ब्लू, दिस थ्री आर प्राइमरी कलर्स, रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो ब्लू की सिग्निफिकेंस ये है कि कुछ मीनिंग्स कैरी करती हैं, फेथ, डिवोशन, ट्रैंक्विलिटी। ठीक दूसरी तरह फियर, लॉस्ट एंड डेथ। अगेन स्काई, सी एंड सफेयर, सफेयर लैपिस lazuli। देन ठीक दूसरी तरफ मिसट्रस्ट, ग्लूम एंड कॉन्स्पिरेसी। हमारे ब्लू गॉड्स हैं यमराज, शिव एंड शनि। और ब्लू हमें इंस्पायर करती है सक्सेस, फेल्यूर में डिप्रेस हो जाते हैं हम, एंड पेन। ऑल कलर्स ऑफ पेन इज ब्लू। ब्लू डिनोट्स, it is from blue to bloom. Blue denotes postpartum psychosis as maternal blue. हमने postpartum psychosis के लिए ये maternal blue यूज करेंगे। और bloom denotes opening up after coming round। जब ठीक हो जाते हैं पेशेंट तो फिर वो bloom मीन्स ग्लो करते हैं वो। इसके बता दूं कि इसके नाम तो postpartum psychosis है, लेकिन इसके origin no one knows। शुरू कैसे होती है स्टिल अननोन, मैकेनिज्म नॉट क्लियरली अंडरस्टूड। लेकिन जो एक्साइटिंग फैक्टर्स या कॉजा प्राइमा जो प्राइमरीली हमें फाइंडिंग्स मिलती है वो है फर्स्ट प्रेगनेंसी आफ्टर फर्स्ट कोइटस। न्यूक्लियर फैमिली में ये ज्यादा होती है। प्री एक्लैम्प्टिक पेशेंट्स में ये मिलता है। ये बर्थ रिलेटेड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, बर्थ रिलेटेड फिजियोलॉजिकल ट्रॉमा, एलिवेटेड प्रोलैक्टिन लेवल ये इंक्रीज करते हैं इसको, ऑक्सीटोसिन डिप्लीशन, फॉर्मूला फीडिंग रादर देन ब्रेस्ट फीडिंग। फॉर्मूला फीडिंग में फॉर्मूला फीडिंग तो होती है बच्चों की, बट इसमें मदर की मेंटल डिप्रेशन हो जाती है। ये हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन इन मदर, किसी मदर को पहले से कोई हिस्ट्री हो तो मदर विल प्रेजेंट विद दिस maternal blue. Those who smoke cigarette, ये सिगरेट स्मोकिंग हम है इन ऑल लेवल्स, और आदिवासियों में ये काफी कॉमन है ये, लेकिन उसमें मैटरनल ब्लू काफी कम होता है। लो सेल्फ एस्टीम, चाइल्ड केयर स्ट्रेस, प्रीनेटल डिप्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रीनेटल एंजाइटी, लो सोशल सपोर्ट, poor marital relationship, infant temperament problems, colic, single marital status, married lives single, low socioeconomic status, unplanned और unwanted pregnancy। इनमें से कोई भी सिंगल कॉज नहीं है, किसी को हम डेफिनेट नहीं कह सकते कि ये होगा। लो सोशल सपोर्ट, लाइफ स्ट्रेस, अच्छा डबल हो गया ये, single marital status। Then how the patient presents, patient में present in varied form, उसमें कुछ symptoms मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। एक तो joyous, बच्चे वहाँ बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत ही खुशी। खुशी अगर बहुत ज्यादा हो जाए, think of maternity blue। Laughing, loves, stressful love, loves with stress, incessant love, it is maternity blue। Confident performance, she will work as if she can do everything, she needs no one's help, she can perform all works in the home, in the office and everything। Jolly, becomes jolly easily, sometimes freaky। Confusion,
and blushing without any cause. बाकी ये तो है delusion. Now, physical में movement disorder. Patient feels like difficulty in walking, difficulty in lying, difficulty in lying down, sitting long. किसी ना किसी प्रकार, either of any form, patient may have movement disorder. Sometimes the patient will feel difficulty in turning side, pain, especially back, but no definite particular part, no. Numbness, either or both lower legs, between knee and ankle. Numbness, either or both lower legs. Delirium. Seizure disorder, I have not seen. But many say that seizure disorders are also found. Sadness, hopelessness. Yes. Someone has some question? Someone raised hand. Hopelessness, low self-esteem, guilt, a feeling of being overwhelmed, sleep and eating disturbances. Such patients develop sleep disturbances and eating disturbances of all three types: refusing to eat, wanting food, desiring food, calling for food when it was not the time or soon after eating, or eating too much. So all these types of eating disturbances and disorders are there, may happen. Inability to comfort. You can comfort her. Inability to be comforted. Exhaustion, easily exhausted. Emptiness. This emptiness feeling, many patients complain, this emptiness. Emptiness in abdomen, emptiness in head, emptiness in chest, and sometimes as if she is nowhere. Anhedonia. Anhedonia is, I think, it is one of the characteristic feature for maternity. Anhedonia is one who felt pleasure in doing something, telling something, wearing something, suddenly lost that pleasure in that. उस पेशेंट को पहले किसी एक काम, कोई ड्रेस, कोई बात, किसी के साथ बहुत अच्छा लिंक रहना बहुत अच्छा लगता था, प्लेजर सम. ये जो प्लेजर समथिंग है उसमें से सडनली बंद हो जाना, एज इफ स्विच ऑफ हो गया. दिस इज एनेडोनिया. Social withdrawal, not interested to anyone, not interested to anyone, will not want to talk to anyone, to participate in anything, or will not desire also that someone comes to her to talk, to participate, to help her or anything like that. Low or no energy. Becoming easily frustrated, feeling inadequate in taking care of baby, and decreased sex drive. And this thing, feeling inadequate in taking care of baby, इसके दो expression हैं. One expression is she will feel as if she is not being able to take enough care, and the other side is that she will not take care at all. She will feel, I cannot take care because I cannot. I will not take care because I cannot. One, and the other is I am taking care and it is maximum. ये दो तरह की एक्सप्रेशन होती है इसमें. लाइफस्टाइल एंड ब्लू. मैटरनिटी ब्लू के साथ लाइफस्टाइल की क्या लिंक है? ब्लू occurs irrespective of social, economic, religious affiliation and environment of lifestyle in all races, colors and creeds. ये किसी में भी सीमित नहीं है, बिकॉज हर एक रेस, कलर, क्रीड, रिलीजियन सभी में मदर होते हैं. आफ्टर डिलीवरी माँ बनते हैं, इसीलिए ये मदर्स ब्लू ये होता है. अभी नाउ आई विल टेल यू अबाउट
my few patients, I made a study on that, and I studied 87 cases, of which between 16 and 17 was 1, 18-20 was 11, 21-25 was 49, 26-30, 18 mothers, 31 to 35, 7 mothers, one was between 36 and 40, 40 and 42, 1, total 87. इनकी stature, short 18, average 48, tall 21. Built thin 25, average 53, obese 9. Urban mothers were 19, suburban 29, and rural 39. Religion: Hindu 25, Sikh 33, Muslim 7, Christian 5, Jain 15, Buddhist 1, and atheist 1. इनमें हाउसवाइफ्स थे 55 and प्रोफेशनल्स थे 32. Housewives 55, professionals 32. उस प्रोफेशनल्स में होम्योपैथ्स वर 5 were homeopaths and 27 were other professionals. इनके मैरिटल स्टेटस: फर्स्ट मैरिज 57, रीमैरिज 7, नॉट रीमैरिड 11, unmarried mother was 1, and one was in live-in relation 1. Their families, family makeup of the mothers: nuclear family 17, joint 14, conjoint. Conjoint means, this is not a word actually, I created this word. Conjoint means they live separately, separate houses, but close nearby, and उनमें आना जाना अच्छा है. So though they are not joint, they are conjoint, and such are 66. Pregnancy status: primary gravida was 31, primipara 28, primary gravida multipara 3. इनमें से एक के 3 बच्चे हुए थे, 3 children. Multigravida were 56, multigravida primipara 9, multigravida multipara 47. अभी देखिए इनके पार्टनर्स, ये जो हिस्ट्री है, these histories take time. जब हम पेशेंट के साथ बहुत अच्छा रिलेशन हो जाता है, when the patient feels like talking freely, then only ये हिस्ट्री मिलती है about their partners. तो मोनोगेनी एंट्री और मोनोजेनी एंट्री 48, polygyny monoandry were 25, polygamy andry 2, और मोनोगेनी polyandry 12. ये जो बीच वाला 2 है, polygyny monoandry and polygamy andry, इनमें से 2 ग्रुप थे. they were in groups, 2 different groups ऐसे थे. they would swap, wife swapping और husband swapping, ये इनके था. तो ये 2 ग्रुप उसमें जाते हैं. बाकी पोली, ये जो मोनोगेनी पॉलीएंड्री है, इनके एक ब्रेकअप मैं आपको दे रहा हूं. इनके ब्रेकअप ऐसे है: 3 mothers had premarital relation and marital relation. Then 2 had premarital relation, marital
and extramarital. 4 had premarital and marital relation. 2 had marital and extramarital after marriage. 1 female had relation, she continued relation with a premarital friend, with a married partner and an extramarital friend also. तो ये है टोटल 87 मदर्स की ब्रेकअप. Intensity. This maternal blue gets intensified in successive pregnancies, irrespective of termination, be it inevitable abortion or induced abortion, voluntarily induced abortion, intrauterine fetal death and stillbirth, preterm live birth or full-term live birth. Irrespective of termination of the pregnancy, the blue develops. Contributing past history. Awkward feeling in presence of others, 5. Desiring to accompany, 22. Overreaching to surrounding, 7. Indifference to surrounding, 18, जो इनके पहले था. History of marital discord in 5. Living lonely, 11. History of having mood disorder, 15. Stressful before and during pregnancy, 9. Obsessive compulsiveness, 2. And history of difficult menstruation, dysmenorrhea, 55. ये उनके रेस्पेक्टिव परसेंटेजेस हैं. awkward feeling के 5, desiring constant company 25, overreaching with surrounding 8%. ये इनके percentage in relation to the number of patients. So maximum had history of difficult menstruation. There are 63, means total 55 patients. This graph will show कि कितने की क्या कुछ हुआ है. Neonatal death within 15 days, 7. Premature birth, 1. Intrauterine fetal death, 13. Abruptio placentae, 1. Anencephalic was 1. Large head, hydrocephalus type, 1. Big baby, 2. 15 were born with low birth weight with failure to thrive. 3 had child with birth asphyxia and 2 had blighted ovum. 6 gave their children on adoption, that is surrogacy कह सकते हैं हम इसको. In 3, they were voluntarily planned for their sister or brother or someone in the family, and 3 were instructed by the family to give away in adoption. These 3 were under duress. They gave under duress, and blue 3, they already planned for their sister and brother's family. Termination pregnancy by LSCS and normal delivery. LSCS, those one who planned that she must undergo a knife, she must be under knife, were 4, and under obstetrician's advice, 23. Rest 60 had normal delivery. These 4 persons, these 4 females, they planned on a particular scheduled date. Now, the constitution. 21 had hydrogenate constitution, 13 carbonitrogenate, and 9 oxygenate. In rest, it was not possible to clearly define to which group they belonged. So ill-defined constitution were 44.
diathesis. 21 had gouty diathesis, 31 tubercular diathesis, and 47 rheumatic diathesis. No. Blue. Is blue the sudden explosion of latent serum? Let us see what happens. Multidisciplinary and psychiatric researchers have accepted in FIS. एक ही बात है कि risk of major mental illness is much lower than expected rate in women not in pregnant or in postpartum state. However, the mental illness rises dramatically in the month after childbirth, as though a protective factor against the onset of mental illness during pregnancy is suddenly released after childbirth. I think this observation was made by Hahnemann long before, and these observations are made by psychiatrists and others, psychiatrists, psychoanalysts, psychologists, obstetricians and things, that the risk of major mental illness is much lower than the expected rate in women not in pregnant or in postpartum state. However, the mental illness rises dramatically in the month after childbirth, as though a protective factor against the onset of mental illness during pregnancy is suddenly released after childbirth. So we can explain, we can say that probably it is a sudden explosion of latent serum. Now, miasmatic analysis shows of all soric patients were 71, soric syphilitic were 7, psychosyphilitic were 5, soric psychotic were 3, and a combined all three trimiasmatic was 1. Now, they were treated with homeopathic medicine, and none of these 87 patients had undergone any psychotherapy or treatment from a psychiatrist or anyone. No second treatment. They all were under homeopathic treatment. In 63 cases, remedies needed to be changed. In 24, single remedy acted. Changed remedy in 63. Single remedy, Veratrum album was in 5 cases, and Cimicifuga was chosen in 19 patients. Number of mothers was 87. Now, Veratrum album. While selecting Veratrum album, we considered these following symptoms. Desires company yet remains silent, sinking, fainting, filling with profuse perspiration, icy coldness of parts, sensation of eyes on vertex, weeping, then becoming stuporous, laughter alternating with howling followed by complete prostration, wild attitude and behavior. These 8 symptoms, delusion of grandeur, it was found only in 1 patient. And this extraordinary behavior, as if became highly aristocratic, became too rich. This thing happened when that man married a woman. शादी करने के बाद जैसे उसको कुछ और ही हो गया, as if he conquered a country. The Veratrum album 200 was prescribed on the basis of 1st, 2nd, 6th and 7th symptom for 2, 1st, 3rd, 5th and 6th for 1, 2, 3, 4, 5 and 7, 1, 1, 3, 5, 6 and 8. All these symptoms had only in 1 patient, and she got Veratrum album 1000. Total mothers were 5, 4 were given Veratrum album 200, and 1 patient had Veratrum album 1M. And it was a very troublesome case, this Veratrum album 1M. Cimicifuga 200.
The symptoms considered were sleep disturbances, frequent sighing, indifferent attitude, no interest in anything, uneasy feeling in head, orbit with sensation of enlargement of the brain and eye, left inframammary pain, electric-like pain in different parts, trying to injure herself, poriform motion, not seizure. Refuses to take medicine and had a suspicious look. Now, total mothers were 13. It was given on the basis of fourth and sixth symptom to 2, second, fourth, eighth and 10th symptom to 1, second, third and 10th symptom to 1 patient, first, 7th, 8th and 10th to 1 patient, 1, 5, 10 to 3 patients, 1, 4, 10, sleep disturbance, no interest in anything, refusal to take medicine, 3. 1, 4, 5, 6, sleep disturbances, no interest in anything, uneasy feeling in head, left inflammatory pain, 1 patient. 1, 2, 7 and 9, sleep disturbances, frequent sighing, electric-like pain in different parts, and coriform motion to 1 patient. So, it is how these 13 mothers were given on these symptoms. Simisivuga 1000 was given the symptoms, sensation as if this independence was lost forever, as if the female lost her independence for the rest of her life. Great anxiety about herself without knowing why. Sensation as if black cloud settled over her head and it is all darkness even in daytime with weight on heart. This third symptom, total mothers were 6. This third symptom was found in 2. This one group of 3 patients and 1 with the second symptom, these 2 and 3. 2 patients, 2 mothers had first and second symptom. These symptoms are more prominent. So 3 patients had only this third number of symptom, number 3 symptom. They were given Simisivuga 1M. Management. How they were managed? They were managed with help of the family members, local nurse and physician. Most patients were advised 45 days rest. Rest does not include that he is confined to bed, no, she is confined to bed, no, but no working outside, no extra work for 45 days. And those people who were camped for 45 days had better result than others who did not. And this practice was common amongst Bengalis. There in West Bengal, it was common that a mother should take 45 days, 1.5 months puerperal period. Next was accompaniment with toddlers, very small children. Female gossiping, ये जो चुगलीखोरी है ना जी, चुगली has enough role in alleviating the fear and other complexes. Light reading, those who were interested. Meals on time were served. Hot bath, seize bath. Sleeping sound, getting up fresh and responding to good morning. Now, these took, many mothers took some time, but they were every time advised to have sleep. No one should disturb them from particular time to particular time. And every morning, someone should say, good morning, how are you? And she should respond. Keeping busy with children. A loving husband
and alert attendant. Now, I will mention few cases. My first case of my life was I saw in presence of Dr. D.D. Banerjee. शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा उनके. जी, बहुत अच्छा. D.D. Banerjee. जी. He was immediate assistant to Dr. Gyanendranath Majumdar, Dr. J.N. Majumdar. डॉक्टर जे.एन. मजूमदार के नाम आपको मिलेगा. डॉक्टर बीके सरकार के जो फॉरवर्ड है उन्होंने ये लिखा है डॉक्टर जे.एन. मजूमदार. ही रोट हिज बुक्स फॉरवर्ड. ही वाज हिज सीनियर. So actually I was with Dr. D. not exactly with Dr. J.N. Majumdar, because when I was there, he was there. So that way I was with him. That particular patient I had was 20 years approximately, 4th time pregnant, but full-term pregnancy was that one last one. She was pregnant for 4 times, but that was the first full-term delivery. Delivery full-term normal. Stopped talking anything to anyone on 3rd day and was looking angry. Stiffness of whole body and was sitting tight wherever she sat, on the carriage, on the waiting hall, at the waiting hall, and before Dr. Gyan Majumdar. Wherever she sat, she was stiff and held the chair tightly. And Dr. Gyan Majumdar didn't ask anything excepting the date of delivery and where she was delivered and had any medicine or not, and that's all. He prescribed Camomilla 1 dose. Next day, Dr. D.D. Banerjee told me that tomar patient bhalo hoye geche, means your patient became alright. Next day, she started speaking to others. This was case from Dr. B.K. Sarkar, 35 years old, first pregnancy, first delivery, full-term normal, had difficulty in passing urine, as if bladder was not emptied, has to strain, heaviness, feeling in hypogastrium, dull, constant pain with the sensation of fullness in left flank. She had already had X-ray and IVP. Nothing found. In those days, there were no ultrasound, no CT scan, MRI, nothing. Treatment. This X-ray IVP was possible because this patient was in our hospital. We had good X-ray department. So patient was given Barbaris vulgaris in repeated doses by this author, means me, and there was no result in 7 days. Finally, I consulted to Dr. B.K. Sarkar. तो जब मैं डॉक्टर बीके सरकार से बात करा, उन्होंने मुझे कहा कि तुमने तो हिस्ट्री नहीं ली, तुम्हें मेडिसिन कैसे दे दी? मैंने कहा सर कैंसर ये तो हिस्ट्री था. मतलब बस फिर तो पेशेंट भी ठीक हो गया, तुम भी ठीक हो गए. तो जब मैंने हिस्ट्री ली तो हमें क्या मिला? पेशेंट हैड pneumonitis in infancy, that is pneumonia, cervical lymphadenitis in childhood with fever, and family history of tuberculosis in mother. Dr. B.K. Sarkar prescribed Calciriacor 500 dose, and pain relieved within 2-3 days, and she was all right. With this, I will add, I saw Dr. B.K. Sarkar prescribing 500 potency once this time, and once another time when there was a drug proving center in my college, and my vice principal had a nasal polyp. Proving was for adrenaline, and Dr. B.K. Sarkar prescribed him tuberculinum 500 potency 1 dose, and that polyp disappeared. This is from Dr. J.N. Sarkar. Dr. Gyanendranath Sarkar, he was MRCOG, he was a gynecologist, and then
in later part of his practice, he was solely practicing homeopathy. I had 4 chances to meet him. The patient was of 35 years, probably. First delivery, first pregnancy and first delivery, full-term normal. That patient was laughing incessantly. Instead of being so, she was with some social this club and thing, jolly female, started laughing after a serious joke uttered by someone else. Someone came to their house and he or she cut some serious joke. And after that, she started laughing. She would laugh when not sleeping. Dr. Jain Sarkar gave her pulsatilla 10 wonders. And the patient gradually became normal within 3-4 days. These are from my stalwarts, my teachers, and other stalwarts in Bengal. He was my principal, Dr. B.B. Chaudhary. The patient was 22 years around. She delivered at our hospital, full-term normal. Now, she delivered in the morning. Morning means say around 11-12. In the evening, she ran away from the ward. Only the sweeper could notice that she was leaving hospital. She told the attending sister, nurse, she checked that the patient was not there, child was there on the bed, but not the patient, not the mother. Then she raised an alarm, hue and cry, and all were alert. Our driver, ambulance driver, and 2-3 persons, they went on searching for her. Finally, she was found on the main road. In a turning, she was found and was caught there. When she was brought, I gave her Aconite 1 dose. Then we reported to Dr. B.B. Chaudhary. Full report was like this. Hospital nurses reported that they had hard time to conduct delivery. In bed, mother refused to accept the baby as her own. The same evening, she refused to accept the baby as her own. Late evening, she attempted to run away and was caught, but slept after Aconite 1M. When I gave her Aconite 1M, she had sleep in the ward. Of course, she was under surveillance. She was under eyes of 4 people. Hyasamus 1001 dose was prescribed by Dr. B.B. Chaudhary next morning. Same evening, at night, mother started nursing the baby. It was my hospital case. Now, 20 years old patient, first pregnancy, first delivery, hospital born, full term, normal vaginal delivery with episiotomy. After that delivery, she became panicky about infection, would not allow any other to touch the baby, would reply selectively, ordered for extraordinary measures. She left hospital the same evening, went home, easily crossed when reason. In our time, it was at least 5 days in the hospital. But this patient left same evening, delivered at noon, and she left hospital. She had some psychiatric consultation earlier. This we came to know afterwards. 3 months after, symptoms same. Now, all were interviewed. Her husband, her mother, and mother-in-law.
She was a pampered child. Husband was an hyperactive man. Married this beautiful girl. This girl was very much egoistic and proud of her beauty. The man had this love marriage. Almost he thought that he won a lottery and became more hyperactive and demanding such things for his wife also, and this created a tussle between the son, his wife, and his mother. The patient was counseled by many, but given belladonna 1 dose to both husband and wife to no avail. 7 days after, she was counseled again and given Veratrum 200 dose to each, both the husband and the wife. Nightly hue and cry reduced, repetition, repeated counseling and Veratrum 200, then 1000, then 10,000 at longer intervals, and counseling brought peace in both the families. It took enough time, but the longest time this patient took. Probably she came around nearly 9 to 10 months after, or it might be nearly 1 year. This patient, obstetrical history gravida 5, but parity 2. 5 times she became pregnant but had full-term delivery twice. Elderly multigravida, hospital, born full-term normal vaginal delivery with episiotomy. She was an homeopath, practicing homeopath, became apprehensive at the news of becoming pregnant because she was already an elderly person. She remained anxious all through the period of pregnancy. Remained anxious all through, was panicky during delivery, missed expression after childbirth, gradually became sad and gloomy and brooding in 5 months previous to our consultation. She was already 5 months delivering child. She was given Cimicifuga 1 dose only. It was this case who got Cimicifuga 1 dose only. This is 32 years female, four times pregnant, but no full-term delivery twice. She had a checkered history. 4 times pregnant, had intrauterine fetal death once, 1 abortion, 2 full-term delivery. Therefore, 2 live children, hospital born, both full-term normal vaginal delivery with episiotomy. This intrauterine fetal death was hours before. When she was called in the hospital, she was called in hospital. She was told by the obstetrician, attending obstetrician, to see him in the evening. And from morning, she could not notice, but by the time she reached early in the noon, but there was no movement of the child, and she was examined to have this IUFD, intrauterine fetal death. And this abortion was in 3rd month. She was already in reserved nature, had active memory, habits active, had a tubercular constitution. First pregnancy was this intrauterine fetal death, felt perplexed, and was given arnica 10m, and she recovered. Another death news partially reasoned her that there are some other causes also. Second pregnancy was symptomatic, got calcaria belladonna and had a full-term delivery. Third was inevitable following a fall, became gloomy, got Netramur 200 and improved. Yet remained apprehensive that she might not get a female baby.
she wanted to have a female baby. First was male. As she felt that the IVFD was a female, the child that died in her uterus was very likely female, because none told her the sex of the gender of the female and baby. She presumed that it was female and was given Staphysagree 1M and recovered well. Fourth pregnancy had the second full-term delivery, and it was a female baby, and patient had no sign of any gloominess or depression or anything. We considered it as the fulfillment of hidden agenda. Fulfillment of hidden agenda. So her hidden agenda was fulfilled and no symptom. Therefore, early and adequate control of maternity blue will effectively prevent puerperal psychosis. Now, I have an idea, I don't know, I may be proved wrong later on. This pandemic will give us with many blue patients, many females, many new mothers, or comparatively older mothers for the child will deliver. And I think we will have some catastrophic scenario in infantile and maternity death, but there will be a bloom of, say, just estimated a good rise in population, a sudden outburst of population as a result of this lockdown. As a gift of the lockdown, the population may suddenly rise. I don't know what will happen, but it is what I presume. And I'm apprehensive about this fetal and maternal mortality and this maternity blue, because the mothers are very likely to become more apprehensive about their newborns. So, thank you. सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं आप सब लोगों को बता दूं कि जिस थीम के बारे में आप पढ़ रहे थे, ये बहुत एक सागर से निकला हुआ एक ऑब्जर्वेशन है, जिसको समझने में हो सकता है कि इसमें से जो नए लोग हैं उनको थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि सर ने जितने भी केसेस प्रेजेंट करे हैं, आपने उसमें से शुरुआत में देखा होगा कि 1, 2, 3, 4 ग्रेडिंग्स के साथ करे हैं। दैट इज एक्चुअली आवर नीड ऑफ टुडे। और ये सारे केसेस ऐसे ही बायोस्टैटिकली अरेंज होने चाहिए, क्योंकि बिकॉज बायोस्टैटिक्स जो है वो नंबर्स को डिनोट करती है और नंबर्स पे स्टडी करती है। सर ने एक अच्छी बात जो सबसे सर की रही और हमेशा रहती भी है, जैसे सीनियर सर होगी, कि सर ने ये बताया कि वो कब फेलियर हुए थे और उन्होंने कब अपने सीनियर से कंसल्ट किया, और उनके सीनियर ने यही कहा कि जब आपने हिस्ट्री नहीं ली तो आप मेडिसिन तक कैसे पहुंचोगे। तो होम्योपैथी जो पार्ट है वो जरूरी नहीं है कि आप अपनी कॉपी किताब लेकर के बैठ जाएं और पेशेंट से सिर्फ सिम्टम्स बना करके लाइन वाइज अपनी कॉपी भर दें और उस सिम्टम्स के कोई जो कंक्लूजन है वो ना निकले, तो ऐसे सिम्टम्स जनरली यूजलेस माने जाते हैं। हमें किसी भी पेशेंट को जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ज़्यादा जरूरी हैं अपने केस टेकिंग के साथ। ये जरूरी है कि जो भी हम सिम्टम लें उसकी टोटलिटी पूरी करें। ये जरूरी नहीं है कि हमें रजिस्टर भरना है या हमें अपने पेपर्स भरने हैं। जो मैंने सीखा है सर, आप ने जो भी मुझे बताया और जो भी मैंने सीखा है, क्योंकि मेरे जो गुरु रहे हैं वो डॉक्टर एसके डे रहे हैं कलकत्ता से। ओह अच्छा अच्छा, सो नाइस। जी, तो मैं जब उनके साथ बैठता था तो मुझे बार बार कहते थे कि दीपक मुझे कुछ मिला नहीं, मुझे दीपक दीपक कहते थे, तो मुझे बहुत बढ़िया लगता था। और आज भी जब मैं लखनऊ जाता हूँ तो उनसे मिल के आता हूँ, उनके घर पे रहता हूँ एक दिन, और वो मुझे बताते थे कि दीपक अभी कुछ रह गया है इस केस में, आप जाके दोबारा लेके आओ। तो मुझे 2 घंटे होते थे, 3 घंटे होते थे, फिर मुझे कहते थे कि नहीं अभी भी कुछ रह गया तुम जाकर के लेके आओ। एंड दैट इज द फैंटास्टिक एक्सपीरियंस आई लर्न विद डॉक्टर एसके डे सर इन नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ।
और मैं आज भी जब भी कहीं फंसता हूँ तो उन्हीं गुरु को याद करता हूँ। ऐसे ही सर ने जो प्रेजेंट किया, ये वाकई में आज की जनरेशन को सीखना चाहिए कि जो भी हम गलतियां कर रहे हैं और जो अपने गुरु से सीख रहे हैं उसको हम शेयर करें, अपने केसेस को इसी तरह से मेंटेन करें जैसे सर ने आज 1 2 3 4 की सीरीज में किए हैं बायोस्टैटिक्स की रेंज में। जहां तक सब लोगों को ब्लू थीम के बारे में जानना है तो सर के पास जाना ही पड़ेगा। और नहीं, ये एक ऐसा समुद्र है जहां से सर ने इतने सालों में 70s से सर निकालते आ रहे हैं और आज आपको 1 घंटे में हो सकता है कि ब्लू थीम के बारे में उतना ना पता लगे जो यंग जनरेशन है, लेकिन अगर आप इसको गहराई से सोचोगे तो सर ने अभी एक बात कही कि जो आज का पेंडेमिक चल रहा है वो इसी ब्लू से संबंध रखता है। तो हमें इस गहराई को जानना होगा, हमें समझना होगा कि होम्योपैथी कहाँ चल सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब हम लोग केस टेकिंग करें तो हम सिर्फ सिम्टम्स पूछते चले जाएं। हमें पेशेंट के ऑब्जर्वेशन, उसकी हरकतों पे, उसके स्टाइल से भी कभी-कभी बात करनी पड़ती है। कभी-कभी हमें पेशेंट को मॉडिफाई करना पड़ता है अपने हिसाब से कि वो हमारी बातों से कैसे रिएक्ट करेगा। मैक्सिमम मेडिसिन तो ऐसे भी निकल आती हैं। सर आप प्लीज अगर थोड़ा सा केस टेकिंग पे भी 5 मिनट के लिए गाइड करेंगे बच्चों को तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं आज यहाँ पे। हाँ जी, सर आज 5 मिनट के लिए अगर आप केस टेकिंग पे भी थोड़ा सा बच्चों को गाइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं आज। अच्छा 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 अच्छा। चलो, अगर इन इसके ऊपर भी किसी ने कोई क्वेश्चन है किसी को, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई। जी केस टेकिंग में ऐसे है, आई टेल यू, केस टेकिंग के लिए हमें सबसे बड़ी एक चीज चाहिए, वो हमें अपने आप को सारे काम से डिसोसिएट करना होगा। सारे काम से डिसोसिएट करना होगा। कभी कभी टेलीफोन आए उसको भी इग्नोर करना होगा। एंड वी मस्ट लिसन टू द पेशेंट केयरफुली। वी मस्ट लिसन टू केयरफुली। हर्बर्ट ए रॉबर्ट्स ने कहा है कि ए होम्योपैथ मस्ट बी मास्टर लिसनर। बड़ी केयरफुली सुनना है और हर एक सिम्टम को क्रॉस एग्जामिनेशन करना है पेशेंट से। पेशेंट ने एक बार बताया, उसको दोबारा पूछना है। 4 5 6 सिम्टम पूछने के बाद दोबारा पहला सिम्टम को दोबारा पूछना है, whether that the patient told was the same or something different। कुछ कुछ लोगों के आइडिया है कि पेशेंट झूठ बोलते हैं, तो मेरा कहना है कि पेशेंट कभी नहीं झूठ बोलते, नेवर। अगर कोई पेशेंट झूठ बोलते हैं तो उसके सिम्टम हैं, कंसीडर दैट एज ए सिम्टम, ना कि वो आपको उल्लू बनाने के लिए करते हैं। अगर कोई पेशेंट आपको उल्लू बनाने के लिए भी सिम्टम बताते हैं जी तो भी आपने उनको एज ए पेशेंट देखना है, ना कि एज ए कंप्यूटर देखना है। नेक्स्ट, सिम्टम को बढ़िया है उसको लिख ले एज वर्बेटिम, क्योंकि आई डोंट थिंक कि हमारी मेमोरी इतना ज्यादा होगा कि पेशेंट के सारे सिम्टम याद रहेगा। नो, पेशेंट के सिम्टम लिख के रखना चाहिए। इसके डायरी, केस डायरी हमें मेंटेन करनी चाहिए। हम लिख के रखेंगे, आज 1 महीने बाद जो पेशेंट आएगा फिर हम उसको दोबारा उसी से रीचेक कर सकते हैं कि भाई पहले तुम्हारे ये सिम्टम थे, आज तुम कैसे हो। दिस इज इंपॉर्टेंट। दिस गिव्स 2 थिंग्स। पेशेंट सोचेगा कि डॉक्टर मेरे प्रति सिंसियर है, ही इज रियली इंटरेस्टेड इन मी। और आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि आप जब दोबारा वेरीफाई करेंगे तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द नुआंसेस। आई टेल यू, कभी भी मेंटल सिम्टम के लिए जल्दीबाजी नहीं करनी। पेशेंट आपको अपने आप मेंटल सिम्टम बताएंगे, कुछ तो ऐसे ही बता के जाएंगे, उनके एटीट्यूड से पता लगेगा। कुछ कुछ सिम्टम होता है जो कि एब्सोल्यूट पर्सनल होता है, वो पेशेंट तब बताएगा जब अच्छी बन गई। अभी देखिए, मैंने आपको एक लिस्ट दिया 12-13 पेशेंट की, उनके पार्टनर्स के बारे में। ये नहीं कि मैंने पहले दिन उनको पूछ लिया, नो, नॉट एट ऑल। केस टेकिंग इज ए लॉन्ग रन प्रोसेस, इट इज इटसेल्फ ए क्रॉनिक प्रोसेस। आज स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ कोई पता नहीं। ये कोई, अब आप ये मत सोचिए कि फर्स्ट सीटिंग में आपको कोई बता देगा कि मेरे तो प्रीमैरिटल रिलेशनशिप भी था, आज मेरे शादी भी हुई है और मेरे दोनों के साथ में सेक्सुअल रिलेशन है। कोई नहीं बताएंगे आपको, ये तो पेशेंट ही बताएंगे। लेकिन जब पेशेंट का कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपके ऊपर तब। नेक्स्ट इज
पेशेंट से हम जब हिस्ट्री लेंगे तब हमें 4-5 चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। वो ये है कि पेशेंट कभी कभी ऐसे होते हैं, वो ऐसे वर्ड यूज करते हैं जो वो सोचते कुछ है और समझाना कुछ और चाहते हैं। तो उनसे ही कंफर्म कर लेना चाहिए, उनसे ही कंफर्म कर लेना चाहिए। अगर आपको समझ में ना आए उनकी लैंग्वेज, उनसे कंफर्म कर लेना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। जो केस आपको डिफिकल्ट लगे, जो केस आपको डिफिकल्ट लगे, उसको बार बार हिस्ट्री लेनी है। फिर देखना धीरे धीरे उसके बारे में एक इमेजरी आ जाएगी, एक पिक्चर बन जाएगा। वन मोर थिंग, पेशेंट को ये नहीं लगना चाहिए कि डॉक्टर जल्दी में है, भले ही आपको कितनी भूख लगी हो। आपने 3 बजे वाली पिक्चर देखने नहीं जाना। अगर कोई पेशेंट आपके पास 2:45 आ गया तो 3 बजे वाली फिल्म देखने नहीं जाना। मैंने लास्ट फिल्म देखी है 1983 में, मुगल आजम की जो कलर्ड फिल्म बनी थी वो। उसके बाद मैंने फिल्म सेंटर में जाके, हॉल में जाके नहीं देखा। हाँ, कहीं बाहर गया हो छुट्टी में घूमने, वहां देख लिया दिस थिंग। बट मुझे ख्याल है पिछले 40 साल में मैंने 4 फिल्म देखे होंगे, क्योंकि मैं रोज फिल्म देखता हूँ क्लिनिक पे बैठ के। ये पेशेंट आते हैं ना जी, दे आर डिफरेंट कैरेक्टर्स, दे आर ऑल डिफरेंट कैरेक्टर्स, इनकी डिफरेंट स्टोरीज है। स्टोरी समझ में आ जाए तो ट्रीटमेंट तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता। मुझे 3 बार क्लियरली मुझे याद है, 3 बार, एक बार डॉक्टर बीके सरकार के पास, 2 बार मेरे प्रिंसिपल के पास झाड़ खाना पड़ा इसीलिए कि मैंने जल्दी कर ली। मतलब लिटरली झाड़ उसको कहते हैं। मैंने तो बड़ा सॉफ्ट लैंग्वेज यूज किया कि डॉक्टर सरकार ने कहा मुझे कि कोई तुमने क्या हिस्ट्री लिया, एक्चुअली मुझे झाड़ पड़ा। एक झाड़ और पड़ा था, हमारे सिविल हॉस्पिटल में एक पेशेंट था, उसका ऑपरेशन हुआ था, उसको एम्पुटेशन हुई थी। मैं आपको एक केस बताता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि कैसे हुआ था। एक एम्पुटेशन हुई थी, ही वॉज ए फुटबॉलर, तो एक्सीडेंट हो गया, उसको गैस गैंग्रीन हो गई थी पैर में, तो रात को उनके लेग एम्पुटेट हो गया। तो एम्पुटेट होने के बाद उसको पेन नहीं जा रहे, उनको पेथिडीन दे दिया, डॉक्टर ने सब कुछ कर दिया, डॉक्टर चौधरी डिड एवरीथिंग। 3 मेडिसिन के डॉक्टर, 2 सर्जन मिलकर उनके पास खड़े रहे, कुछ भी नहीं हुआ। इन द इवनिंग डॉक्टर चौधरी मुझे कहते हैं कि हाँ भैया देख तो, तेरे सिस्टम में कुछ है कि इसके पेन रिलीफ हो जाए। तो मैंने दौड़ा मेरे प्रिंसिपल के पास, तो मैंने कहा सर हमें ऑपरेशन हुआ था और उसके ऐसे मुझे बस ऑपरेशन उसके हुआ तेरा हुआ। मैंने कहा नहीं सर उसका हुआ तो ऐसे मुझे जा। उन्होंने फिर मुझे भेजा कि पूछ के आओ। सर क्या पूछूं? हाँ तुम पूछ के दो जो तुम्हें वो बताए, पूछ के आओ। फिर मैंने उसके पूछा, आया के बताया, मैंने किया सर ऐसे हुआ ना, इसके ठीक नहीं बने। तुम 2 सिम्टम्स और नहीं पूछे। मैं फिर गया पूछने, आधा किलोमीटर फिर गया। हमारे टाइम ना कोई स्कूटर, ना कोई मोटरसाइकिल, ना रिक्शा, ना कुछ। साइकिल पे जाओ, फिर साइकिल पे आओ, फिर साइकिल पे जाओ। तो 3 चक्कर तो मेरा लग गया। 3 चक्कर के बाद उन्होंने कहा एक काम करो, ये ले जाओ पल्सेटिला दे दो, पिन कम हो जाएगी। पल्सेटिला दिया। कैसे दिया? पल्सेटिला 4 गोली एक 100 ml बॉटल में डाल के घोल के, उसमें से 1 चमचा दिया शाम को, 1 चमचा रात को, अगले दिन सुबह से उसमें से 1-1 चमचा दिया। सिस्टर को मैं कह के आया था, अटेंडिंग नर्स को, जब बोतल के हाफ खत्म हो जाए तो उसकी मेडिसिन बंद कर देना। तो दोपहर तक खत्म हो गया, दोपहर तक मैं हॉस्पिटल में पहुंच भी गया। पेशेंट सेड कि पेन मेरा काफी है लेकिन नाउ आई कैन टॉलरेट। तो इसके लिए मुझे 4 चक्कर कटना पड़ा मेरा होम्योपैथिक कॉलेज और सिविल हॉस्पिटल। तो तब से मैं धीरे धीरे सीख लिया कि पेशेंट के तो बात धीरे से बैठ के आराम से सुनना चाहिए। तो ऐसे ही अगर आप लोग
सुन लेंगे तो इट विल बी इजियर। जब एक पेशेंट से पूछें कोई सिम्टम तो आराम से पूछें। कोई भी सिम्टम की एक चीज ध्यान रखना, कॉन्कोमिटेंट एंड मोडालिटीज ये ऑल्टरनेट भी हो जाती है। मेनी कॉन्कोमिटेंट्स आर मोडालिटीज, मेनी मोडालिटीज में भी कॉन्कोमिटेंट्स, इस चीज को ध्यान रखना। और एक बात और भी बताऊं, ये जो मोडालिटीज है, मोडालिटीज में एग्रावेशन के बजाय एम्यूलेशन की इंपॉर्टेंस ज्यादा देना। एग्रावेशन के बजाय एम्यूलेशन की इंपॉर्टेंस ज्यादा देना। एटलीस्ट मेरा ऐसे ही है कि एम्यूलेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ मैं ऐसे ही सीखा और ऐसे करता हूँ। एंड लास्टली द फर्स्ट थिंग, कीप ए रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट, ए रिटन रिकॉर्ड। हमारे टाइम भी, आजकल तो लोग कहते हैं इंटर्नशिप करते हैं, हमें कहा जाता था क्लार्कशिप करते हैं डॉक्टर के पास, सीनियर के पास। हम तो उनके क्लार्क थे, इंटर्न नहीं। आजकल तो लोग इंटर्नशिप करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, सब डॉक्टर बने हुए हैं। हम तो क्लार्क थे। हिस्ट्री लिखो, लिख लिया सारा, 3-3, 4-4 पेज बैठ के लिख के फाइल बना के रख लिया। सुबह आएंगे तो बिना रिपोर्ट देखे उनको बताना पड़ेगा कि पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री, क्या पूछता, क्या था, सारा रात में क्या तकलीफ हुई, एवरीथिंग नेक्स्ट मॉर्निंग राउंड में बताना है। तो ये चीज जरूरी है कि टू बिकम ए क्लार्क देन टू बिकम ए डॉक्टर। ठीक है सर? सो आई थिंक आई हैव टॉक्ड इनफ। जी सर, और इतना। कोई क्वेश्चन अगर आपके है हाँ सर, तो अभी आई विल बी रेडी हमारे टू पास जो आंसर। एक अच्छा क्वेश्चन है वो मैं जरूर पूछूंगा सर, कि जो ओसीबीज हैं उसके बाद जो एमेनोरियाज हो जाता है, उसके लिए कैसे अप्रोच करेंगे, ये डॉक्टर एस भट्टाचार्य जी हैं, इन्होंने पूछा है। और इसी से रिलेटेड है, अब्रेमी श्री एक डॉक्टर हैं, व्हाट आर द रेमेडीज फॉर ओवर यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। ये सर आज का वैसे बहुत अच्छा सवाल है मुझे लगता है। कोई और मेडिसिन नहीं है कॉन्ट्रासेप्टिव यूज के लिए, कोई मेडिसिन नहीं है, एब्सोल्युटली नो मेडिसिन। पेशेंट जो आपको प्रेजेंट करेगी जी उसके बेस पे मेडिसिन होगा, जी उसी के बेस पे मेडिसिन होगा। कॉन्ट्रासेप्टिव की ओवर यूज के लिए आप एक्स मेडिसिन दे देंगे? नो, नॉट एट ऑल। फॉरगेट दिस आइडिया। फॉरगेट मीन्स एनिहिलेट कर दीजिए अपने दिमाग से। एनिहिलेशन मीन्स जिसके किसी प्रकार ट्रेस नहीं मिले, उसको एनिहिलेशन कहते हैं। इस आइडिया को टोटली एनिहिलेट कर दीजिए कि ओवर यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव की कोई मेडिसिन है। नो, मेडिसिन तो पेशेंट को देना है, पेशेंट के लिए है। ओवर यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव से पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, तब देखेंगे जो मेडिसिन आप देंगे उसी में पेशेंट की रिलीफ हो जाएगी। एंड यू विल डेवलप सच ए बिग कॉन्फिडेंस कि आपको ऐसे लगेगा कि हाँ, आई कैन हेल्प माई पेशेंट्स। एंड टोटली फॉरगेट कि कॉन्ट्रासेप्टिव की आफ्टर इफेक्ट के लिए कोई पर्टिकुलर मेडिसिन आपको याद रखना है। प्लीज फॉरगेट दैट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये मोस्टली अच्छा नहीं लगता मेरी ये बात, लेकिन कीप इट इन माइंड एंड प्रैक्टिस इट। नहीं ठीक सर, है सर? हाँ, करना। एक क्वेश्चन और था, क्या पूछा था आपने? जी, एक क्वेश्चन सर अभी जो रिसेंटली पूछा है, एक डॉक्टर, श्रेया सिंह। हाँ जी सर, मैं एक मिनट हाँ आपको। बोलिए। डॉक्टर अनिल शर्मा हैं, उन्होंने पूछा है कि जो आपके और प्रिंसिपल सर के बीच में कन्वर्जेशन हुई, पल्सिड लॉ क्यों सेलेक्ट की गई, इसके बारे में अगर कुछ बता पाए तो। हाँ, ऐसे है ना जी, जी ये बहुत साल हो गया अभी। जी हाँ जी। हाँ, बहुत साल हो गया एंड इट वाज ओरल, इसमें कोई रिटर्न नहीं है मेरे पास भी। कुछ मेरा आइडियाज है, अभी वो कहने में कहीं इधर उधर गलत हो सकती है, जी क्योंकि देन आई वाज इन हॉस्पिटल, अटैच टू द हॉस्पिटल। मेरा टीचिंग लाइफ के शुरू शुरू की है, डेज है, वो डेज ही है, ईयर नहीं हुआ था। जी पूरी तरह मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे इतनी याद है कि मुझे 3 बार जाना पड़ा उनके पास सिम्टम पूछने के लिए, और फिर उन्होंने पैरासिटामोल दिया था। जी
सर ऐसे ऐसे बहुत सारे, और मुझे लगता है कि आपको आज सुन करके मुझे अपने एसके डे सर की याद आ गई है। वो भी हम हाँ भगाते थे। एक केस के लिए मैंने उनको बताया कि हमें शायद 3-3 4-4 घंटे बार-बार कहते थे कि जाओ, दोबारा जाओ, जो मैं चाहता हूँ वो तुम अभी भी नहीं लाए हो। वो लेकर के हाँ आओ जो एक्चुअली वो चाहता है। तो जी ऐसे एक इसका जवाब मैं ही देता हूँ। व्हाई, एक डॉक्टर मयंक व्यास हैं, वो पूछ रहे हैं व्हाई एम्यूलेशन इज इम्पोर्टेंट देन एग्रीवेशन, एक्सप्लेन सर, क्योंकि बाकी सब हाँ आज तक सबने यही सुना है कि एग्रीवेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ यस, एम्यूरेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन एग्रेवेशन। क्यों? क्योंकि एग्रेवेशन के पीछे एक एप्रीहेंशन होती है। अगर इसका आपके एप्रीहेंशन हो जाए तो दैट विल एग्रेवेट यू, किसी भी चीज की। शायद मुझे गर्मी से ज्यादा होती है, शायद मुझे ठंड से ज्यादा होता है, लेकिन ये जो एप्रीहेंशन है, ये एप्रीहेंशन एमुलेशन में काम नहीं करते। एमुलेशन में तो डेफिनेट होती है ऑलवेज। आपको आपको फ्राइड फूड खाना अच्छा लगता है, देखिए, फ्राइड फूड खाना अच्छा लगता है तो फ्राइड फूड आप खाते हैं। क्यों अच्छा लगता है आपको? क्योंकि आपको चैन मिलता है। इट गिव्स सम एमिलोरेशन, ए सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। Aggravation does not bring you a sense of satisfaction, sense of relaxation. Next is, एक बात और, एग्रावेशन के मेनी फैक्टर्स है, मेनी, लेकिन एम्यूलेशन के फैक्टर्स आर लेस। नेक्स्ट, एक एक बात बताऊं आपको, वो है ब्रायनिया एंड रास्टक्स। ब्रायनिया एंड रास्टक्स ऐसे दो मेडिसिन हैं जिनके साथ बड़ी दोस्ती भी है और बड़ी दुश्मनी भी है। They are complementary to each other. At the same time, they dislike each other. ठीक है? अभी देखिए, इनके में सिर्फ एक अक्षर की डिफरेंस है। ब्रायनिया के पेज, हम एलन स्किनर से ब्रायनिया पेज खोल के पढ़े तो उसमें देखेंगे द कैटरेक्ट सिम्टम ऑफ ब्रायनिया इज, ये पेशेंट किस में होता है ना, एम्यूलेशन बाय एब्सोल्यूट रेस्ट, एम्यूलेशन बाय एब्सोल्यूट रेस्ट, aggravation by least motion, amelioration by absolute rest, mental और physical। ये देख लीजिए आप, amelioration by absolute rest, mental और physical, mental and physical नहीं, mental और physical। अगर कोई पेशेंट चल के भी उसको मेंटल रिलीफ होता है तो ये डायनिया होता है, चलने से उसको फिजिकल रिलीफ होता है तो रास्टक्स होता है, चलने से मेंटल रिलीफ होता है तो ब्रायनिया होता है, रेस्ट से रिलीफ होता है तो ब्रायनिया होता है, रेस्ट से रिलीफ होता है तो रास्टक्स होता है। ऑलवेज ब्रायनिया रेस्ट से रिलीफ नहीं होता। रेस्ट करने से अगर ब्रायनिया के मेंटल रिलीफ नहीं है तो नहीं होगा रिलीफ। ठीक है? ठीक है सर। जी, बहुत बढ़िया, इसके वंडरफुल। एक केस और बताता हूं आपको। मेरे पास एक पेशेंट आए, जी पेशेंट आए, दैट पेशेंट हैड पेन एब्डोमेन। तो मेरे क्लिनिक ऊपर नीचे है, छोटा जगह है, ऊपर नीचे है। तो मैं जब नीचे गया, पेशेंट को देखा, पेशेंट अपना दोनों हाथ से पेट टाइट करके पकड़ के रखा, सामने झुका हुआ है और धीरे 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 जो एली है उसमें चल रहे हैं। तो मैंने पूछा, आपकी तकलीफ क्या है? मैंने कहा मेरे पेट में दर्द है। कब से है? ना 3 घंटा हो गया दर्द है। कितनी देर हो गया आप यहाँ आए हो? ना आधा घंटा हो गया। तो आप ये जो घूम रहे हैं क्यों? बैठने की जगह तो था, आप बैठे क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि मुझे बैठने से दिक्कत हो रही है, तो चलने से आराम हो रहा है।
उन्होंने कहा हाँ चलने से मुझे आराम हो रहा है, दर्द तो है लेकिन मुझे आराम हो रहा है, बैठने से मैं ज्यादा नहीं बैठो 2 मिनट 3 मिनट बाद 5 मिनट बाद मुझे खड़ा होना पड़ता है, मैं रात को भी नहीं सोया, सो नहीं पाया। मैंने कहा ठीक है, उनको मैं ब्रायनिया दिया एंड हिज पेन वाज रिलीव्ड। जब पेन रिलीव हो गया फिर हमने अल्ट्रासाउंड करवाया, उसके निकल आया एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस था उनको, लेकिन पेन रिलीव हो गया था। So ameliorration is always targeted, always definite. Amelioration is always definite. Aggravation is not always certain. Aggravation के कई फैक्टर होता है, amelioration is always certain. इसीलिए amelioration is more important than aggravation. Any more question? वंडरफुल सर, बहुत अच्छा लगा सर। आपकी एक्सप्लेनेशन जो है वो वाकई में काबिल तारीफ है, और शायद कोई भी बच्चा जो बहुत अभी फर्स्ट ईयर में है, मेरे पास कमेंट आ रहे हैं और बहुत बहुत अच्छे ही कमेंट है, और ये पूछा जा रहा है कि आपके नेक्स्ट लेक्चर कब होंगे या कब आप वेबिनार वो और तो जब आप लोग कहेंगे कर देंगे, कोई मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी सर, हम आपको बहुत जल्दी से बुलाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने क्वेश्चन पूछा था, तो एक हमारे सर्जन थे डॉक्टर राजीव लोचन, और जी प्लास्टिक सर्जन थे जो हमें सर्जरी सिखाते थे। तो वो जब हम लोगों को नाइट में ड्यूटी लगाने की होती थी तो वो कहते थे, हम कहते थे सर ये पेशेंट ना शायद एक्सपायर हो गया। तो उन्होंने कहा कैसे पता लगा? मैं सर ऐसे ऐसे डेथ के साइन मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कभी भी ये मत देखो कि डेथ के साइन क्या है, ये हाँ देखो कि कौन सी सेल जिंदा है। हाँ अगर जिंदा है तो लाइफ है, अगर कोई जिंदा नहीं है तो इसका मतलब वो डेड है। तो जो लाइफ है उसके साइन देखना सीखो। तो हाँ हाँ ये हाँ आपने एम्ब्ल्यूरेशन वाली बात बताई कि एम्ब्ल्यूरेशन जो है वो हो सकता है कि एग्रेवेशन तो हर चीज से बताएगा मुझे, इससे भी प्रॉब्लम है, उससे भी प्रॉब्लम है, यहाँ से प्रॉब्लम है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स बताएगा। लेकिन जो एम्ब्ल्यूरेशन है वो सेलेक्टेड है, और अगर हमने उसी सेलेक्टेड पीसेज में से कुछ सिलेक्शन करके अपनी मेडिसिन तक पहुंच जाते हैं तो ये सबसे वंडरफुल होगा। तो दिस इज रियली नाइस सर, और मुझे लगता है कि आपके पास आकर के अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। मैं जरूर कि मैं नहीं आपके नहीं, पास आऊं मैं और कोई टीचर नहीं हूँ, मुझे जो कुछ दिखता है नजर आता है वही मैं बता सकता हूँ, बस उसके सर, बाहर भी नहीं बता सकता मैं तो। सर ये जो होम्योपैथी है, जैसा कि आज हमने देखा, इसमें जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत सारी ऐसी भी केसेस देखे होंगे जिसमें सर ने एक केसेस में 500 पोटेंसी बताई है। मैक्सिमम होम्योपैथ या मैक्सिमम स्टूडेंट हो सकता है कि जिन्होंने 500 पोटेंसी के बारे में कभी सुना भी ना हो, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन चल रही है उसमें सीधे 30 से 200, 200 से 1M, 1M से 10M, 50M, इसके अलावा जनरली पोटेंसीज को कोई जानता ही नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग टेक्स्ट बुक को पढ़ें, जो सीनियर्स हैं उनकी बुक्स को पढ़ें और पता देखें, ऑब्जर्व करके, क्योंकि आर्सेनिक ब्राइनिया हो सकता है हम लोग निकाल लें केस को स्टडी करके, लेकिन एक्चुअली उसको देना कैसे है, किस पोटेंसी पे देना है और कब देना है, दिस इज एन आर्ट। ये आपको बिना सीनियर्स के, चटर्जी सर जैसे सीनियर्स के बिना शायद नहीं सीखने को मिल सकता। और सर ने भी अपने गुरुओं से सीखा ही है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमें थोड़ा सा आपने कृपा दृष्टि बनाई और हमें कुछ सिखाया। अरे जी, और मैं पूरी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। और मैं आप सब लोगों को बता दूं जो लोग नए हैं, कि जो लोग दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल से अभी नहीं जुड़े हैं, वो दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की वेबसाइट www.dhma.in पे जा करके मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी के लिए ओपन है, और उस पर हमारे बहुत सारे वेबिनार्स, बहुत सारे आर्टिकल्स भी हैं। और अगर इसके अलावा भी कोई आपको दिक्कत आ रही है तो मुझे 9711153617 पर आकर के व्हाट्सएप पे जरूर बताएं। डॉक्टर चटर्जी सर हमारे साथ आज जो दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के पैटर्न है, हमारे संरक्षक, जिनके संरक्षक में ये सब कुछ चल रहा है, डॉक्टर वीपी सिंह, मैं चाहता हूँ कि वो आपका थैंक्स करें। जी जी वीपी सिंह सर, डॉक्टर वाई सिंह सर। सर डॉक्टर वाई सिंह सर हमारे प्रेसिडेंट हैं। जी पहले डॉक्टर वाई सिंह सर को सुन लेते हैं। जी जी जी। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आज आपका लेक्चर मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, और आपने केस टेकिंग के बारे में जो बताया बहुत वंडरफुल, मतलब, और आपने जो रिकॉर्ड दिया है ना पेशेंट का, मतलब 87 पेशेंट का, वास्तव में काबिल है। इस तरह का रिकॉर्ड हर डॉक्टर नहीं रख पाता था। तो आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और सर
जल्दी आपको फिर बुलाएंगे। बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर, नमस्कार। डॉक्टर वीपी सिंह सर। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। सबसे बहुत अच्छी बात तो ये रही सर कि आप कलकत्ता से पास करके पंजाब में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि हमारे साथियों ने पूछा है कि 500 पोटेंसी अवेलेबल है क्या? एक्चुअली हमारी दिल्ली में इधर उधर तो कहीं मिलती नहीं है 500 पोटेंसी। ऐसे है सर, 500 की तो एक कहानी आपको मैं बताऊं। ये दिल्ली होम्योपैथी कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आते रहे पहले, आगे नहीं, काफी साल पहले। तो मामला ऐसे हुआ था कि जब मैंने 500 पोटेंसी किसी को दिया तो उन्होंने मुझे चुपके से पूछा कि सर ये प्लेसिबो है क्या? मैंने कहा नहीं भैया, ये तो पोटेंसी है। कहता सर हमारे कॉलेज में जब देते हैं ना 500 तो इट इज कंसिडर्ड कि उसको प्लेसिबो ही मिलेगा। ऐसे इंस्ट्रक्शन है जिसमें 500 लिख दिया तो प्लेसिबो है। मैंने कहा नो। फिर मैंने उनको अपना चेस्ट खोल के दिखाया कि आप देखो ये सारे 500 पोटेंसी की मेडिसिन है। मैं आपको को ऑर्डर देकर बनाता हूँ और वो मुझे बना के देते हैं। मैं डॉक्टर वीपी सिंह सर, मैं आपको बता दूं कि जितने भी पोटेंसीज हैं वो सभी अवेलेबल हैं, बस हमें उनके लिए ऑर्डर देने पड़ते हैं और कंपनीज को बताना पड़ता है कि हमें इस पोटेंसीज में मेडिसिन चाहिए, तो स्पेशल ऑर्डर पे आप दूसरे उनके तो मुझे पता नहीं है। मैं आपको से मंगाता हूँ और वो मुझे हमें 500 पोटेंसी के बना के देते हैं। जी सर, ऐसी सर बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके आप स्पेशल ऑर्डर पर अपनी मेडिसिन को बनवा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली आपको इन पोटेंसीज को देने का तरीका बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम अगर पोटेंसीज का सिलेक्शन गलत हो जाता है तब भी होम्योपैथी जो है वो या तो काम नहीं करती या ब्लास्ट कर देती है। तो इसके लिए हमें बहुत कॉशियस होकर के और पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। मतलब मुझे नहीं लगता कि होम्योपैथी में कोई भी ऐसा सेक्टर है या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे दिमाग में हमें हर चीज भर दे। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ना पड़ेगा ही, टेक्स्ट बुक ही पढ़नी पड़ेंगी, आपको ऑब्जर्वेशंस करने ही पड़ेंगे, आपको केस टेकिंग करनी ही पड़ेगी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम आपसे जल्दी मिलते रहेंगे। बहुत कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच। आपने इतनी सीनियर होकर के आज जूम पे मीटिंग, मतलब मैं देख रहा हूँ कि सर मैं जूम पे अवेलेबल करने के लिए बहुत सारे लोगों को मैंने रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन आप फिर भी जूम पे लेक्चर्स ले रहे हैं और आपने वो मेहनत करी, चाहे वो 10 मिनट लगे या 20 मिनट लगे, लेकिन आपने जूम पर आए। बहुत सारे स्पीकर्स को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लेकिन वो शायद यूज नहीं करना चाह रहे या वो उस टेक्निक को चाहते हैं कि हमसे नहीं होगा। तो लेकिन सर आपका इस चीज के लिए बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। पूरी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से डॉक्टर वीपी सिंह, डॉक्टर वाई सिंह, डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर गरिमा, डॉक्टर अवनीत कौर, डॉक्टर सुनील, सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सर, आपको प्रणाम मेरी तरफ से। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।